तो नेक्स्ट है उत्तर औपनिवेशिक राज्य, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। तो डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट यानी वही जो थर्ड वर्ल्ड के स्टेट हैं। थर्ड वर्ल्ड में कौन आते हैं? इसमें इंडिया जैसे देश आते हैं, इसमें अफ्रीका के देश आते हैं, इसमें लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। तो ये विकासशील राज्यों या उत्तर औपनिवेशिक राज्यों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें करिश्माई नेता का शुरुआती उदय होता है। फॉर एग्जाम्पल नेहरू जी का भारत में उदय हुआ था। लोकतंत्रों का उत्थान व पतन होता है। तो यहाँ पर लोकतंत्रों का उत्थान भी होता है और पतन भी होता है। तो भारत को छोड़कर जितने भी थर्ड वर्ल्ड के नेशन रहे हैं वहां पर लोकतंत्र तो आया। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लोकतंत्र आया, लेकिन बहुत दिन तक चल नहीं पाया, वो वहां पर उसका पतन हो गया। फिर तकनीकी पिछड़ापन और नौकरशाही, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टेक्नोलॉजिकल रूप से ये देश ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं और नौकरशाही का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल भारत में अगर आप 1950-60 के दशक की बात करें तो यही स्थिति थी। भारत में तो 1990 तक यही स्थिति थी। भ्रष्टाचार एवं धीमी प्रगति, तो भारत को तो भ्रष्टाचार का गढ़ी माना जाता रहा था। तो ये सब थर्ड वर्ल्ड नेशन के ही काइंड ऑफ विशेषताएं हैं। बहु निजातीयता और सांप्रदायिकता, इसको भारत को आप सेंटर पे रख के इसको समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, आर्थिक विकास के लिए उद्देश्य क्या है? राज्य और आर्थिक समुदाय के बीच सहभागिता को बढ़ाना। तो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, जैसे भारत में लाइसेंस कोटा परमिट राज था। फिर 1991 में भी जो एलपीजी रिफॉर्म आया तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप रहा है। उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों को निपांत राज्य, नव पैतृक राज्य, छाया राज्य, कमजोर राज्य या अर्ध राज्य भी कहा जाता है। ये वे राज्य हैं एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका जो गुलामी व उपनिवेशवाद से पीड़ित रहे। उत्तर उपनिवेशवादी जो राज्य हैं, पोस्ट कॉलोनियल राज्यों का अध्ययन करने वाले मुख्य विचारक कौन कौन से हैं? फ्रांज फेनन है, हमने वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ा था, तो फ्रांज फेनन के बारे में पढ़ा था। गैत्री स्पिवाक है, एडवर्ड सईद है, लीला गांधी हैं, होमी के भाभा हैं, ईसा गुलाम शिवजी हैं, जी मान है, पीटर इवांस हैं, हमजा अलवी ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये बेसिकली पाकिस्तान ओरिजिन के थिंकर रहे हैं। उत्तर उपनिवेशवाद साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीति के अध्ययन की एक प्रवृत्ति है जो औपनिवेशिक शासन के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों को उजागर करने व उसे उलटने की कोशिश करता है। क्योंकि उत्तर उपनिवेशवाद के राजनीतिक ढांचे को हटा दिया जाने के बाद भी आंतरिक अधीनता लंबे समय तक बनी रहती है। तो वही है कि भले ही आपने गुलामी, फिजिकली आपने गुलामी, भारत गुलाम हो गया, लेकिन भारत जैसे गुलामी से भारत को छुटकारा मिल गया 1947 में, लेकिन आज भी जो मानसिकता है हमारी वो वही है। इंग्लिश को हम लोग प्रेफर करते हैं, गोरी चमड़ी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यही है जो भारत की मानसिकता है, अभी भी गुलामी की जंजीरों में सांस्कृतिक और जो मनोवैज्ञानिक आयाम है उसमें हम अभी भी हम जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको अच्छा मानते हैं। तो यही बात। उत्तर उपनिवेशवाद का प्रमुख जोर गैर पश्चिमी या पश्चिमी विरोधी राजनीतिक विचारों और परंपराओं की वैधता स्थापित करने पर रहा है। फिर भी उत्तर उपनिवेशवाद ने कई प्रकार के रूप धारण किए हैं। तो ये गांधी के भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू धर्म में निहित विचारों के साथ मिलाने के प्रयास से लेकर धार्मिक कट्टरवाद यानी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के रूप को धारण कर चुका है। तो इसमें क्या था शुरू में, अगर हम लोग गांधी को देखते हैं तो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी धर्म को और राजनीति को साथ में जोड़ने की बात करते थे। उनका मानना था कि बोथ शुड गो टुगेदर, दोनों एक साथ चलने चाहिए, धर्म और राजनीति। लेकिन जब आप धर्म को राजनीति में घुसा देते हैं तो फिर यही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बन जाता है। पाकिस्तान में क्या हुआ? यही हुआ, धर्म को राजनीति में घुसा दिया गया और अब वहां पर रेडिकलाइजेशन हो चुका है, कट्टरता आ चुकी है। भारत में भी यही हो रहा है। ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है, आपने उसको थोड़ा देखा भी है। उत्तर उपनिवेशवाद की विशेषता यह है कि इसमें गैर पश्चिमी दुनिया को विशेष रूप से उदारवाद और समाजवाद के सार्वभौमिक ढोंगों से अलग एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की है। ऐसी पहचान बनाने का एक आरंभिक प्रयास 1955 में बांडुंग सम्मेलन में किया गया था, जब मिस्र, घाना, भारत और इंडोनेशिया सहित 29 से ज़्यादा नव स्वतंत्र अफ्रीकी और एशियाई देशों ने इसकी पहल की थी। इसके बाद में
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, इसे जाना गया। उन्होंने स्वयं को एक स्वतंत्र शक्ति गुट के रूप में देखा जो वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में तीसरी दुनिया की अगुवाई करता है। तो एक नई पहचान का संकट हमेशा रहता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस सबके साथ आती है, चाहे वो नेशन स्टेट हो चाहे हम लोग हों। हम लोगों के जीवन में 25 के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस आने लगती है, जब नौकरी या रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसा ही जो थर्ड वर्ल्ड के नेशन थे उन्हें भी आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस हुई। क्यों? क्योंकि दो ब्लॉक बन चुके थे। एक तो यूएसए लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और दूसरा यूएसएसआर लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो ये जो नेशन थे ये सोच रहे थे हम कहाँ जाएगा, तो ये इन्होंने अपना तीसरा गुट बनाया नैम के नाम से, अफ्रीकी और एशियाई देशों ने मिलकर। हालांकि ये फेल्ड हो गया, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो था। इस स्थिति विश्ववाद यानी थर्ड वर्ल्डिज्म ने स्वयं को विकास के लिए पश्चिमी और सोवियत मॉडल दोनों से अलग रखा। उनका मानना था कि हम एक नई अप्रोच के साथ चलेंगे, ना तो हम यूएसएसआर का मॉडल फॉलो करेंगे, ना तो हम यूएसए का मॉडल फॉलो करेंगे। तो ना तो हम पूरी तरह कैपिटलिस्ट होंगे और ना तो हम पूरी तरह कम्युनिस्ट होंगे। हम मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाएंगे। हम कुछ क्षेत्रों में तो कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, कुछ क्षेत्रों में हम कम्युनिस्ट रहेंगे, जहां पर राज्य लोगों की सहायता करेगा। उत्तर उपनिवेशवाद के शिकार हो चुके राष्ट्रों के दार्शनिकों, लेखकों के द्वारा उनके राष्ट्रों पर उपनिवेश के होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ये मानते हैं कि उपनिवेशवाद का राष्ट्र के मानस पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और इसलिए जो राष्ट्र उपनिवेशवाद के अधीन रह चुके हैं वहां पर उपनिवेशवाद के समाप्त होने के बाद भी उपनिवेशिक जो संस्कार हैं और प्रभाव है वो मौजूद रहते हैं। भारत में जैसे इंग्लिश और जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन अलग चीज़ है। जब हम वेस्ट की बातों को, वेस्ट के संस्कृति को बिना कुछ सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं तो वो होता है वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन में हम वेस्ट से अच्छी चीज़ें लेंगे, हम अपनी अच्छी चीज़ों को मिलाएंगे और अपने आप को अपडेट करने का प्रयास करेंगे। हम समुचित विचारधारा से नहीं जिएंगे। उत्तर उपनिवेशवाद का दार्शनिक आधार यह है कि उपनिवेशवाद ने उपनिवेशी राज्यों के समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे ये राज्य और समाज और अधिक पिछड़ गए हैं। उत्तर उपनिवेशिक रुझान गांधी के राजनीतिक दर्शन में परिलक्षित होते हैं, जो अहिंसा और आत्म बलिदान की धार्मिक नैतिकता पर आधारित अंततः हिंदू धर्म में निहित था। गांधीवादी दृष्टि से हिंसा व तलवार का सिद्धांत भारत पर पश्चिम द्वारा थोपा गया। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है और जो तलवार का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सॉर्ट्स है, जहाँ पर दो थ्योरी की बात हमने की थी कि एक तो धर्म की तलवार, दूसरी राजा की तलवार, एक पोप की और दूसरी राजा की तलवार। तो ये भारत में थोपा गया। 1950 के दशक में फ्रांस ने इंडो चाइना से अपने आप को अलग कर लिया और उसी समय मॉर्टिनिया में जन्मे क्रांतिकारी सिद्धांतकार फ्रेंच फेनन ने पहला उत्तर उपनिवेशवादी थिंकर है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 में पुस्तक लिखी। फिर द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, धरती के अभागे 1961 में बुक लिखी और चिनुआ चाइनू एचेब, ये नाइजीरिया के हैं, ने थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में पुस्तकें प्रकाशित की। उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत उपनिवेशवाद के सताए हुए व्यक्तियों की कुंठाओं को व्यक्त करता है। मुख्य रूप से यह उपनिवेशवादी शक्तियों की संस्कृति से उपनिवेशी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत सांस्कृतिक अंतक्रियाओं को व्यक्त करता है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों के भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। तो पहला जो थिंकर है उत्तर उपनिवेशवादियों में, तो वो है फ्रेंच फेनन। इसको पहला उत्तर उपनिवेशवादी कहा जाता है। तो फ्रेंच फेनन अपने मनोविश्लेषणात्मक इनसाई को एनालिटिकल एनालिसिस के द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशी शासन के अंतर्गत अफ्रीकी लोगों की स्थिति का विश्लेषण करता है। हमने पढ़ा भी था कि जो अफ्रीकी लोग हैं अपने आप को अंग्रेज बनाना चाहते हैं। अंग्रेज इन द सेंस कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो खान पान है, उनकी जो चलने रहन सहन है, उसको अपनाना चाहते हैं। लेकिन अब अंग्रेज लोग उनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितने भी बड़े गोरे बन जाएं, कितने भी बड़े गोरों की संस्कृति को अपना लें, लेकिन गोरे आपको नीचे ही मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अफ्रीकन आदमी है, ना तो वो अच्छे से गोरा बन पाता है और ना ही अफ्रीकन बन पाता है। तो ये एक द्वंद्व चलता रहता है।
यह समाज की द्विआधारी व्यवस्था बाइनरी सिस्टम का विरोधी है कि एक सर्वहारा वर्ग है और दूसरा पूंजीपति है, जैसा मार्क्सवादियों ने कहा है। ऐसी व्यवस्था से ये अपने आप को दरकिनार करता है तथा ये मार्क्सवाद से प्रभावित तो था ही। यह मानता था कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए एक हिंसक क्रांति की आवश्यकता है। तो फ्रांज फर्नांड का मानना था कि अंग्रेजों ने हमें हिंसा दिखा के हमारे ऊपर कब्जा किया है, तो अगर हमें उस कुछ दुष्चक्र को तोड़ना है तो हमें भी इनके हाथ काटने पड़ेंगे। फ्रांज फर्नांड ने गोरे और अशेतों के बीच विषम संबंध के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक स्तर पर औपनिवेशिक शासन की सीमा को उजागर किया, जो केवल शुद्ध शक्ति की पूर्ण हिंसा के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। वही, जब तक हम हाथ नहीं काटेंगे हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। फ्रांज फर्नांड की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद में शासन करने वाले अभिजन वर्ग का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जो स्थानीय बुर्जुआ शक्ति प्राप्त करके उपनिवेशवाद को समाप्त करके शासन में आए थे, उनकी प्रकृति और उनके कार्य करने का तरीका चिंताजनक है। तो कहा जाता है कि भारत में जो शासन का स्थानांतरण हुआ है, तो एक जो गोरे थे उनसे शासन काले गोरों को दे दिया गया। जो क्यों? क्योंकि जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्कृति है, जो जिस प्रकार से वो शासन कर रहे हैं, तो वो भी अब अंग्रेज हम सबका शोषण करते थे, लेकिन जो ये काले गोरे हैं ये भारतीयों को ही कमतर मानते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर स्थानीय बुर्जुआ उपनिवेशवादी काल में उपनिवेशवादी शक्तियों से युद्धरत थे, लेकिन उनके जाते ही जब सत्ता में आए तो सख्त से ओतप्रोत हो जाए और उनका व्यवहार पूर्ववर्ती उपनिवेशवादी शासकों से भी बुरा हो गया। वही बात है कि काले गोरे जो गोरे थे उनकी जगह काले गोरे आ गए। ये साधारण जन से पूर्णतः उदासीन हो गए, विशेष रूप से स्थानीय दमित वर्ग, रिचर्ड ऑफ द अर्थ से। ये जो लोग कतार में सबसे अंतिम में खड़े थे, ये उनसे तो बहुत ही दूर चले गए। एडवर्ड साइद की पुस्तक है ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद, ये 1978 में आती है, ने पश्चिम का ध्यान आकर्षित किया। इस पुस्तक में सईद ने स्पष्ट किया कि 19वीं शताब्दी में यूरोपियन शासकों और बुद्धिजीवियों ने एक कपोल कल्पित ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद को निर्मित किया, इससे उनके उपनिवेशवादी शासन को सही सिद्ध किया जा सके। इस ओरिएंटलिज्म में गैर यूरोपीय लोगों को स्टीरियोटाइप बताया गया, जो चिंतन विहीन, आलसी, अनैतिक, अविश्वसनीय एवं उन्मुक्त है। इस प्रकार सईद ने यूरोसेंट्रिक यूरोप केंद्रित विचारों और दृष्टिकोणों का विरोध किया। यह विजेताओं की तरफ से उनकी सोच के अनुसार पक्षपातपूर्ण विवरण है। उपनिवेशवादी अपने इस पक्षपातपूर्ण विवरण से उपनिवेशी व्यक्तियों का विवरण नहीं दे रहे थे, वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। तो उपनिवेशवादी अपने इस पक्षपातपूर्ण विवरण से उपनिवेशवादी व्यक्तियों को विवरण नहीं दे रहे थे, वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। तो बेसिकली सौ की सीधी एक बात ये है, एडवर्ड साइड का कहना ये है कि जैसे जब अंग्रेज आए भारत में, तो उन्होंने क्या कहा, एक व्हाइट सुप्रीमेसी का उन्होंने भारत के लोगों से कहा कि हम व्हाइट हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो भारतीयों के मन में उनको इतना कूट के, उनको इतनी ज्यादा जो पाश्चात्य सभ्यता है या अंग्रेजियत है उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया था कि भारत के लोगों को ये लग रहा था कि अंग्रेज अजेय हैं, उन्हें हराया ही नहीं जा सकता। और हम लोग चिंतन विहीन हैं, आलसी हैं, अनैतिक हैं, हमारे अंदर कोई सभ्यता ही नहीं थी, हमारी कोई सभ्यता ही नहीं थी, हम न हमारे अंदर कोई दर्शन था, न सभ्यता थी, न कोई विचार थे, हम तो बस पशुवत थे, ऐसा उन्होंने बताया। तो जब 1857 का युद्ध होता है, 1857 की जब क्रांति होती है, तो पहली बार अंग्रेजों को भारतीयों ने, अब हर जगह तो अंग्रेज नहीं जीते ना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी कूटा गया, तो भारतीयों के मन में ये आया कि नहीं, अंग्रेजों को भी कूटा जा सकता है, ये अजय नहीं। फिर एक बोआर युद्ध हुआ था अफ्रीका में, वहां पर बोआर युद्ध हुआ था, वहां पर भी अंग्रेजों को कूटा गया, अल्टीमेटली हरा दिया गया अफ्रीका में। तब भारतीयों को लगा नहीं, इनको भी हराया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ या जो ऐसे युद्ध हुए, तो उनको तब भारतीयों को एहसास हुआ धीरे धीरे कि इनको भी हराया जा सकता है, ये कोई हमारा हित करने के लिए नहीं आए। शुरू में जो भारत के जो मॉडरेट थिंकर थे क्या बोल रहे थे कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है, ये हमारा हित करने आए। तो ये थोड़ा सा मानसिकता चेंज किया गया जो अंग्रेजों ने बना दिया था। साहित्य के अनुसार ज्ञान किसी विशेष राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। साहित्य ने अपने
विश्लेषण में फूको की सैद्धांतिक समझ और विश्लेषणात्मक तरीकों का भरपूर प्रयोग करके अपने सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। होमी के भाभा प्रमुख उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांतकार हैं ये। होमी भाभा जो कि एक भारत में जन्मे अमेरिकन विद्वान है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन विद्वान है। उनकी पुस्तक है नेशन एंड नरेशन। नेशन एंड नरेशन ये 1990 में बुक आती है, नेशन एंड नरेशन। तो इसमें उन्होंने ओरिएंटलिज्म शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत निर्माण में किया है। भाभा की पुस्तक का क्या नाम था? द लोकेशन ऑफ कल्चर्स 1994 में आती है। में उपनिवेशी व्यक्तियों की समस्याओं का विश्लेषण उन्होंने किया है। फिर उपनिवेशित व्यक्ति अपने जीवन में दो संस्कृतियों से एक साथ अंतःक्रिया करता है और दोनों संस्कृतियों से असुविधाजनक रहता है। पहला है स्वयं की संस्कृति। तो एक तो नेहरू जी, कहा जाता है कि नेहरू जी अंग्रेजों से भी बड़े अंग्रेज थे। सबसे पहले तो वो अपनी संस्कृति से उसको अंतःक्रिया होती है कि हमारी संस्कृति कैसी है। दूसरा उपनिवेशी शासनकर्ताओं की संस्कृति से। लेकिन आप भले ही कितना भी अंग्रेजों की संस्कृति को अपना लो, लेकिन वो आपको स्वीकार थोड़ी करने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में तो रहेगा ना ब्लैक साला, उनके मन में तो रहेगा। तो ये क्यों? तो आप ना तो यहाँ के रह पाए, अपनी संस्कृति से भी आपने विचलन कर लिया, आप अंग्रेज बन गए, आप अपने लोगों को ही कमतर मानने लगे। और दूसरा, आप उनकी संस्कृति में भी मेलजोल नहीं कर पाए। तो यही है कि घर का कुत्ता न जो क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो यही स्थिति हो जाती है। भाभा ने एक नई अवधारणा घरेलूपन व बेघरपन, अनहोमलीनेस की बात की है। वही है कि आपका कोई होम ही नहीं है, ना तो आप यहाँ के रह पाए ना आप यहाँ के रह पाए। इसके माध्यम से भाभा ने बेघरपन की भावना को प्रदर्शित किया जब व्यक्ति दो विरोधी संस्कृतियों में फंस जाता है। दूसरी तरफ उपनिवेशवादियों ने इसे दोहरी चेतना कहा। उपनिवेशवादी इसे क्या कहते हैं? इसे डुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। जबकि भाभा के अनुसार दोनों संस्कृतियों से व्यक्ति जुड़ नहीं पाता और दोनों उसे अजनबी बनाकर छोड़ देते हैं। ऐसे में व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से शरणार्थी बन जाता है। भाभा की एक और नई व प्रसिद्ध अवधारणा है वर्ण संकरता, हाइब्रिडिटी। जब दो संस्कृतियों का मिलन होता है तो एक नई वर्ण संस्कृति का जन्म होता है जिसमें दोनों संस्कृतियों के गुण होते हैं। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी यह एक डायनेमिक प्रोसेस है। बट ऑब्वियस है, जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो दोनों संस्कृति, जैसे भारत और अरब का जब इंटरेक्शन हुआ, भारत और अरब का, तो दो संस्कृतियां आपस में मिली तो एक नई संस्कृति, एक संकर संस्कृति का जन्म हुआ, है ना। जो फारसी भाषा थी, अरबी और फारसी मिले तो मतलब एक उर्दू शब्द बना। तो यही बात है कि जब दोनों ही संस्कृतियां बनती हैं तो एक नई संकर संस्कृति का जन्म होता है जहां पर दोनों के गुण देखे जा सकते हैं। गैर पश्चिमी वैचारिक रुझान, नॉन वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स, ये जूलियस न्येरे ऐसा देते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हैं ये 1964 से 85 तक। ने कहा कि हम अफ्रीका में हैं और जबकि हमें लोकतंत्र के बारे में सिखाया पढ़ाया गया है तो हमें समाजवाद में रूपांतरित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हम अफ्रीका में हैं और जबकि हमें लोकतंत्र के बारे में सिखाया पढ़ाया गया है तो हमें समाजवाद में रूपांतरित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जूलियस न्येरे ने अपने विचारों का आदिवासी समाज यानी ट्राइबल सोशलिज्म के रूप में वर्णन किया, आदिवासी समाज के रूप में इसका वर्णन किया। फिर हमजा अलवी हैं जो महत्वपूर्ण पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं। हमजा अलवी हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। ये अति विकसित ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात करते हैं, ओवर डेवलप्ड स्टेट की बात कॉन्सेप्ट देते हैं। इनको कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ओवर डेवलप्ड स्टेट। फिर गुनार मिडाल हैं, ये सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं। भारत को ये सॉफ्ट स्टेट कहते हैं, यहाँ कुछ भी हो जाता है। फिर जोइल एस मिगडाल, जोइल एस मिगडाल, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग सोसाइटी एंड वीक स्टेट्स, ये 1988 में पुस्तक आती है। फिर एफ.डब्ल्यू. रिक्स ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी और साला मॉडल देते हैं। और अतुल कोहली की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पहली है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, ये 1990 में आती है। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी सन 2001 में आती है। और स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल पेरिफेरी, 2004 में पुस्तक आती है। इनमें चारों राज्यों का अध्ययन है, इंडिया, नाइजीरिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया। इसमें 3 मॉडल आते हैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तीनों मॉडल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।